तो दोस्तों हमारी कक्षा शब्द विचार की चल रही थी जिसमें हमने 3 पार्ट्स इसके पढ़ लिए थे। अब चौथा पार्ट है हमारे प्रयोग के आधार पर यह कक्षा हमारी भाग 2, ठीक है। अब चौथा पार्ट है हमारे प्रयोग के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। पहला तो है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये इनके प्रकार हैं। तो इस कक्षा में ये हम पढ़ेंगे। तो विकारी शब्द पहले पढ़ेंगे जिसमें संज्ञा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी इसमें किसी प्राणी का बोध हो, स्थान या वस्तु या भाव का बोध हो या ऐसे शब्द हो तो वो संज्ञा कहलाएंगे। जैसे त्योहार हो गया, रमेश हो गया, हिमालय हो गया और भारत हो गया। तो ये प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का बोध करा रहे, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। इसी प्रकार संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, ठीक है। जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे सोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन भी है। पंखा वस्तु, कूलर भी वस्तु हो गई। पेन है, गंगा नदी, हिमालय, भारत, ये एक नाम का बोध करा रहे, ठीक है। लास्ट में क्या आया? ऐसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। ये केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब दूसरा है इसका भेद जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति, वर्ग का बोध हो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, पूरी जाति या वर्ग का। जैसे कि मनुष्य में सभी आ जाते हैं, ठीक है। स्त्रियों में भी सभी आ जाती है, लड़कियों में भी सभी आ जाती है, पुरुषों में सभी आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। एक तो द्रव्यवाचक, वह संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, डीजल, ये हमारे द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार समूहवाचक, वह संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। वह संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे कि सभा हो गई, सेना हो गई, सम्मेलन हो गया, गिरोह हो गया, टीम, दल या आदि समूह का बोध करा रहे हैं, तो ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं। यानी इसमें क्या भाव आ गया, अवस्था आ गई, गुण आ गया, दशा आ गई, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि सुख हो गया, दुख हो गया, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, दया, ये क्या है? भाव है, अवस्था है, गुण है, दशा है, आकार है। ये तो ये किस संज्ञा में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। इसी प्रकार यह हमारे संज्ञा के 3 ही प्रकार पूरे हो गए हैं। अब है सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं, यानी संज्ञा ना होकर वहां पे सर्वनाम वाले शब्द होंगे। जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम क्या है? एक संज्ञा हो गई, लेकिन इस संज्ञा के स्थान पर हम क्या प्रयुक्त कर रहे हैं? वह, यानी वह वहां पढ़ता है, ठीक है। तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब सर्वनाम के भेद पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य के लिए किया जाता हो, यानी कहने वाला, सुनने वाला, कहने वाला तो वक्ता, सुनने वाला श्रोता और किसी अन्य के लिए किया जाता है, जैसे कि मैं, तुम, यह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के। पहला है उत्तम पुरुष, जो कि स्वयं के लिए, यानी वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि मैं, हम सब। उसी प्रकार मध्यम पुरुष जो श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, तुम दोनों, तुम सब, आप, ये हमारे मध्यम पुरुष के। अब अन्य पुरुष, अन्य के लिए वे, वह, यह, ये सब अन्य के लिए
प्रयुक्त होता है। जैसे कि इसे वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तो मैं खाना खाता हूँ, यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है स्वयं के लिए। जैसे कि तुम खाना खा रहे हो या तुम खाना खाते हो, तो ये क्या है, श्रोताओं के लिए यानी मध्यम पुरुष के लिए। अब दूसरा प्रकार है, इसका दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह का प्रयोग, यह मेरी घड़ी है, एक निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है इसमें। वह मेरी कार है, ये मेरी किताबें हैं, वे तुम्हारी पुस्तक हैं। तो इसमें एक निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, इसीलिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई का अर्थ ले लो, बाहर कोई खड़ा है, यानी निश्चित मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कुछ किसी, इसी प्रकार हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसका चौथा भेद है संबंध बोधक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्यों के बीच संबंध का बोध कराते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी उसकी, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी पढ़नी, जैसी वैसी, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो वह, इस मतलब वाक्यों में एक संबंध का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न होने का बोध कराते हैं, यानी प्रश्न होने का बोध कराते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, किसका, किसके, ये सारे शब्द हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनका उपयोग वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में किया जाता है। छठा है सर्वनाम का भेद निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। जैसे स्वयं, स्वतः, खुद, आप, अपने आप, यह व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा है हमारे विशेषण। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि नील गगन, ये क्या है, गगन एक संज्ञा है, तो इसकी विशेषता क्या है, नील है, नील गगन, यानी विशेषण हमारे क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, और संज्ञा हमारे गगन हो जाएगी। यानी आप ऊपर पढ़ो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी विशेषता हो रही है, गगन संज्ञा है तो गगन की विशेषता हमारे नील है, तो ये विशेषण हो जाएगा। जैसे कि काली गाय, तो काली गाय, काली तो एक विशेषण हो गई और गाय एक विशेष्य हो गई। अब विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो पहला है गुणवाचक विशेषण। वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा, दिशा का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर, काला, कमजोर, झगड़ालू, ईमानदार, मोटा, गरीब, ये सारे शब्द क्या है, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा, दिशा का बोध करा रहे हैं। तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार दूसरा है संख्यावाचक। वह विशेषण जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक, दो हो गया, कुछ, बहुत, ज्यादा, कम, पहला, दो गुना, ऐसे शब्द अगर आपको वाक्य में मिल जाए तो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण जो निश्चित और अनिश्चित नाप, माप, तोल का बोध कराते हैं। निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तोल का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा। ठीक है, ऐसे शब्द आपको वाक्य में मिल जाए तो वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब इसका चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। वह विशेषण शब्द जो किसी संकेत का बोध कराते हैं तो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पढ़ो, लिखो,
खेलो, जाओ, यानी इसमें कुछ संकेत का बोध हो रहा है, जैसे कि पढ़ो, लिखो, खेलो, जाओ। इनको जब हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसी प्रकार अंतिम में व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि जयपुर हो गया, तो जयपुर से जयपुरी रजाई, यानी जयपुर से जयपुरी बना, तो ये क्या है, ये हो गया हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये हमारी हो गई व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जोधपुर से जोधपुरी साफे, बीकानेर से बीकानेरी बन जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारी संज्ञा हैं व्यक्तिवाचक जिससे व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। अब हमारा चौथा है क्रिया। क्रिया है जो क्री धातु से बनी होती है जिसका अर्थ होता है करना। ठीक है, क्रिया जो क्री धातु से बनती है जिसका अर्थ होता है करना। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे कि नोट लिखा हुआ है मैंने, संस्कृत की मूल धातु के साथ न प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है। संस्कृत की मूल धातु के साथ, यानी हस धातु है, उसके साथ प्रत्यय, कौन सा भी प्रत्यय लगा लो या ना प्रत्यय लगा लो, तो उससे जो शब्द निकल के आएगा वो क्रिया कहलाएगी। जैसे कि हस प्लस ना तो हंसना, रो प्लस ना तो रोना, तो ये हमारी क्रिया बन जाएगी। क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक तो कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है काल के आधार पर। क्रिया के 3 भेद हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 प्रकार है, एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार हैं, जैसे पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार हैं, जैसे कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। इसी प्रकार प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, उसी प्रकार काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्य कालिक क्रिया। ठीक है, तो ये हमारी क्रिया के तीनों पार्ट्स हो गए और इनके भेद या इनके प्रकार वगैरह ये हैं। अब हम पहला ही पार्ट्स पढ़ेंगे, वो है कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर इसका पहला भेद है अकर्मक क्रिया। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तो वो क्या, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे रीना खेलती हैं, तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या है, इसका एक प्रकार है जिसमें पूर्ण अकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है। वह आज स्वस्थ है, ये अपूर्ण अकर्मक है, यानी इसमें कर्म का प्रयोग हो रहा है। और सकर्मक क्रिया है, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो। विजय फुटबॉल खेलता है, तो ये एक कर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, इसमें कर्म प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार देवकी पक्षियों को दाना डालती है, या द्विकर्मक है, यानी इसमें 2 कर्म आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। अब कर्ता को पहचानने के लिए वाक्य में कौन यानी कौन से प्रश्न किया जाता है। जैसे कि विजय फुटबॉल खेलता है, तो कौन खेलता है, विजय खेल रहा है, तो वो क्या हो गया, कर्ता हो गया। लेकिन कर्म को पहचानने के लिए क्या से प्रश्न किया जाता है, जैसे कि क्या खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर वाक्य में दो कर्म आ जाएं, तो किसको वाक्य में प्रश्न करके हम 2 कर्मों का पता कर सकते, एक तो क्या से और एक किसको से। अब इसमें क्या डालती है, तो दाना, किसको डालती हैं, तो पक्षियों को। इसमें 2 कर्म प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये द्विकर्मक हैं। ठीक है, क्रिया का दूसरा पार्ट से प्रयोग के आधार पर क्रिया। इसके कुछ और प्रकार हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि सामान्य क्रिया, तो क्रिया के सामान्य स्थिति का बोध होता है, तो उसमें सामान्य क्रिया होगी। जैसे कि बच्चा रोया, लड़का हंसा, कुत्ता भौंका, मतलब क्रिया की क्या, एक सामान्य स्थिति इसमें प्रयुक्त हो रही है। अब दूसरा है संयुक्त क्रिया। वाक्य में 2 अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं
क्रियाएं प्रयुक्त हो तो वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे कि रमेश ने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है। तो ठीक है, इसमें दो प्रकार के अलग अलग धातु का प्रयोग हो रहा है। सीमा ने पुस्तक रख दी है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, वाक्य में दो भिन्नार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हो, पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी जो पहले संपन्न हो जाएगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि सतीश खाना खाकर चला गया, इसमें दो क्रियाएं अलग अलग अर्थ में, ठीक है। तो पहले जो संपन्न हो रही वो क्या हो रही, खाना खाकर चला गया है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इसमें मतलब पहचानने के लिए इसमें कर या करके जुड़ा होता है, खाकर, तो ये क्या हो गई, हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में क्रिया स्वयं का कार्य न करके किसी और को प्रेरित करती, मतलब किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि नीतीश राम से पत्र लिखवाता है, किससे लिखवा रहा है, राम से पत्र लिखवाता है, तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। लिखवाता है तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब अगला है नाम धातु क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कि लाज हो गया, लाज है एक संज्ञा है, इससे बनने वाला नाम धातु लजाना, रंग हो गया तो रंगना, शर्म हो गया तो शर्माना, तो ये क्या एक नाम धातु क्रिया होती है। अब अगला है कृदंत क्रिया। किसी क्रिया के मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल प्लस ता, चल के साथ में ता प्रत्यय लग गया तो चलता, चल प्लस ना, चल के साथ ना प्रत्यय लग गया तो चलना एक क्रिया हो जाएगी, चल प्लस कर तो चलकर हो जाएगा, हंस प्लस ना तो हंसना हो जाएगा। अगला है सजातीय क्रिया। वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा हो तो सजातीय क्रिया कहलाएगी। यानी वाक्य में एक ही मूल धातु से, यानी पढ़ धातु है तो इससे दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा है, पढ़ाई और पढ़ी, तो क्या सजातीय क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे लड़ से लड़ाई और लड़ी, चढ़ से चढ़ाई और चढ़ी। अगर ऐसे वाक्य में आपको मतलब ऐसी क्रियाएं दिख जाए तो सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है लेकिन उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे रोगी ने दवा पी है, पीने के साथ में दवा देना एक क्रिया होती है तो उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। नानी ने कहानी सुनाई, कहानी सुनाना और सुनाई, सुनना, सुनाना और कहानी सुनना, ठीक है। तो अलग अलग क्रिया हैं लेकिन इससे अगली वाली क्रिया का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी प्रकार तीसरा अंतिम पार्ट से हमारा काल के आधार पर क्रिया। पहला है भूतकालिक क्रिया। जो भूतकाल यानी बीता हुआ काल में किसी कार्य के होने का बोध होता है तो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, थी लगा दो, थे लगा दो, था लगा दो, ऐसे अगर आपको पीछे दिख जाए तो भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई या बजाई थी, ठीक है। दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, जारी समय यानी प्रेजेंट टाइम का। जैसे सीमा नाचती हैं तो इसमें है का प्रयोग हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूं इसमें हूं का प्रयोग है, हूं, है, ऐसे मतलब हो, ऐसे शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो अंतिम में तो वो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। जा रहा हूं ये एक वर्तमान कालिक क्रिया है, नाचती हैं तो ये एक वर्तमान कालिक क्रिया है। भविष्यत कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, किसी कार्य के होने का बोध होता है तो वो भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोनू जयपुर जाएगा, तो ये एक मतलब फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, यानी भविष्य काल का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी। संतोष पत्र लिखेगा ये एक भविष्यकालिक क्रिया है। तो ये हमारे शब्द विचार के चौथा पार्ट से प्रयोग के आधार पर जिसका तीसरा पार्ट हमने पढ़ लिया काल के आधार पर, यानी
विकारी शब्द के तीसरा पार्ट से काल के आधार पर वो पढ़ लिया है हमने। अब अविकारी शब्द जो कि हम तीसरी कक्षा में पढ़ेंगे, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के 3-4 पार्ट से जो हम अगली कक्षा यानी तीसरे भाग में पढ़ेंगे।